सो फाइनली क्लास 12 स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर यानी कि कोल्ड वॉर एरा। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ इस लेसन का पार्ट 1 और इसके बाद आपको सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्द ही देखने को मिलेगा। अब बात आती है बच्चों इस सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कहने का मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर एक तो बच्चा काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, ऊपर से अपने हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करके चलता है और यही रीजन है कि एग्जाम के अंदर वह काफी अच्छे से पेपर करके भी आता है और उसके स्कोर भी काफी अच्छे आते हैं। सारी बात है आपके अटेंशन की, आप कितना ज्यादा टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही। और जब बच्चा इसे पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो ऑब्वियसली उसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आप बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि स्कोर दिलाने में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आप बच्चों के लिए। तो चलिए फिर बच्चों, बिना वक्त को गवाए आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार ये शीत युद्ध है क्या, व्हाट इज कोल्ड वॉर। तो देखिए बच्चों, शीत युद्ध का जो अर्थ है वह एक ऐसे वातावरण से है, एक ऐसे एनवायरनमेंट से है जहां पर युद्ध की जो स्थिति है वह तो बनी हुई है, लेकिन रियलिटी में जो युद्ध है वह हो ही नहीं रहा। तो वही आपका शीत युद्ध कहलाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। शीत युद्ध के अंदर क्या होता है कि जो वेपन्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने ही वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, वर्चस्व मीन्स कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास होते हैं, जो कोशिशें होती है, वह कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। शीत युद्ध के अंदर क्या होता है कि यह जो होता है वह गोलियों और बारूदों से ना होकर अखबारों से, समाचार पत्रों से, टेलीविजन से और मैगजीन के द्वारा लड़ा जाता है। जब बात आती है युद्ध की, तो उसके अंदर तो एक तरीके से फिजिकल वॉर होता है। कहने का मतलब एक साइड दूसरी साइड को मारती है, दूसरी साइड एक साइड को मारती है, तो जो रिजल्ट आता है वो खून खराबे से ही रिलेटेड होता है। लेकिन शीत युद्ध में ऐसी स्थिति नहीं होती। ये जो वॉर है वह कुछ अलग तरीके से लड़ा जाता है। इस वॉर के अंदर सामने वाले की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उससे खेला जाता है और अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे ज्यादा सहारा लिया जाता है ताकि साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा इफेक्ट पड़े। तो ये है आपका शीत युद्ध। अब बात आती है, क्या इतिहास में कोई ऐसी इवेंट यानी घटना हुई है जिसका डायरेक्ट ही संबंध शीत युद्ध से जुड़ा हो? तो बिल्कुल ये जो घटना है वह हुई पड़ी है और इसी के आधार पे यह आपके चैप्टर का नाम भी रखा गया है, शीत युद्ध का दौर। आइए जानते हैं अब इसी के बारे में। तो आई होप कि बच्चों आपको ये तो पता चल चुका होगा कि आखिरकार ये शीत युद्ध क्या होता है। इस वाले टॉपिक में हम यही जानेंगे कि शीत युद्ध कब और किन के बीच हुआ। तो देखिए बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध जिसका टाइम पीरियड है 1939 से 1945 के बीच, आपको ये डेट याद रखनी है। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद ही शीत युद्ध का आरंभ हो गया। शीत युद्ध जो था वो मुख्यतः दो देशों के बीच में लड़ा गया था। वो दो देश कौन कौन से थे? तो देखिए बच्चों, पहला था अमेरिका जो कि पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित था और दूसरा जो देश था उसका नाम था सोवियत संघ। अगर मैं इसकी बात करूं आज के समय, इसका नाम रूस है। अब इसका नाम रूस क्यों है वो मैं आपको इसका रीजन इसी चैप्टर के अंदर जरूर बताऊंगा। तो ये जो सोवियत संघ था ना वह समाजवादी विचारधारा से संबंधित था और ये जो युद्ध था शीत युद्ध वह 1945 से लेकर 1991 तक लड़ा गया, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध था 1945 में उसका अंत हो गया था और इसके बाद ही शीत युद्ध आरंभ हो गया था और दो देश निकल के आए थे, वो अमेरिका और सोवियत संघ थे। और युद्ध का जो अंत था ना वह 1991 में हो गया था और इस प्रकार इस युद्ध का जो विजेता निकला वह अमेरिका निकला था। तो बच्चों, यही है आपके इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी और इसी के अंदर आपके हर वो टॉपिक आएंगे और आपको ये पता चलेगा कि ये शीत युद्ध किस प्रकार से शुरू हुआ था, इसके अंदर जो इंसिडेंट थे वो किस किस प्रकार के हुए, शीत युद्ध के उतार चढ़ाव कौन कौन से थे, कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये बेसिक सा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो क्या था बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जिसका टाइम पीरियड 1939 से 45 के बीच था, तो उस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। गुट मीन्स एक प्रकार के ग्रुप, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे?
तो पहला जो ग्रुप था वो था मित्र राष्ट्र का और दूसरा था ध्रुव राष्ट्र का। तो मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे थे वह सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा जो ग्रुप था जिसका नाम था ध्रुव राष्ट्र, तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वह जर्मनी, जापान और इटली कर रहे थे। तो ये कंट्रियां थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मेन कंट्रियां जिनके बीच में वॉर छिड़ा हुआ था और जिसका जो इफेक्ट था, प्रभाव था, वह अलग अलग देशों पे भी पड़ रहा था। लेकिन मुख्य तौर पे यही कंट्रियां थी जिनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्र है ना वह इस वॉर के अंदर जीत गया, यानी कि जिसका नेतृत्व सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश कर रहे थे। जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश हार गए जो कि ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके तुरंत बाद ही शीत युद्ध शुरू हो गया, यानी कोल्ड वॉर शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके कुछ रिजल्ट यानी परिणाम निकल के आए थे, जैसे कि जान और माल की हानि, डर का माहौल, विश्व आर्थिक मंदी और साथ ही देशों में आपसी संघर्ष। तो ये कुछ ऐसे परिणाम थे जो कि मोटे तौर पे देखने को मिले। और इन सबको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहा जाता है, इसका गठन किया गया ताकि विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा को बनाया जा सके। तो यूएनओ की जो स्थापना थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो आपको आने वाले चैप्टर में अलग तरीके से दे भी रखा है, हालांकि छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना भी जरूरी है। अब क्या था बच्चों की अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर, आप जानते हो ना जापान जो था वह ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था और इसके साथ इटली और जर्मनी भी साथ में थे। और वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका था वह मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जिसके साथ फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देश भी शामिल थे। तो अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया और यही दूसरे विश्व युद्ध का अंत माना गया। और वो 2 शहर कौन से थे जापान के, तो पहला शहर का नाम था हिरोशिमा और दूसरे शहर का नाम था नागासाकी। तो हिरोशिमा के अंदर 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये परमाणु बम हिरोशिमा शहर में गिराया गया ना, तब क्या हुआ कि हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर डिक्लाइन होगी, ध्वस्त होगी, बिखर गई। और एक ही पल में हिरोशिमा की उस समय जो आबादी थी कुल वह 2.5 लाख के आसपास थी। तो उस समय 30% यानी कि करीबन 18,000 80,000 के करीब लोगों की मौत हुई। तो आप बच्चे इस बात का अंदाजा इस इंसिडेंट से लगा सकते हैं कि एक परमाणु बम के अंदर कितनी पावर होती है। और एक बात, ये जो परमाणु बम था ना, आज की तुलना के जो परमाणु बम है उससे काफी ज्यादा लो था, करीबन ये 4 टन के आसपास ही था उस समय, इसलिए इसका जो नाम था वह लिटिल बॉय रखा गया था। और वहीं 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त 1945 में नागासाकी के शहर में भी एक बम छोड़ा गया जिसका नाम था फैटमैन। और यही दोनों शहर दूसरे विश्व युद्ध के अंत का कारण बने। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी जो है, अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में देखोगे तो अपने आप में ये एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी पता चलेगी। अगर आप कहीं गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे इसकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में देखते हैं। अगर मैं यहाँ बताने लग गया तो ये वीडियो कितनी लंबी चले आएगी उसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। तो एक मोटे तौर पे जानकारी आप बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार की थी। और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही शीत युद्ध का आरंभ हो गया, जिसे हम आने वाली स्लाइड में अभी पढ़ेंगे। लेकिन क्या था कि जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़े गए तो उस समय बातें तो बहुत हुई। तो उसी प्रकार बम गिराने के पीछे जो आलोचक थे जिन्होंने इस घटना को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये तर्क दिया था कि अमेरिका को पहले से ये पता चल गया था कि जापान जो है वह गिव अप करने वाला है, यानी कि हार मानने वाला है, आत्मसमर्पण करने वाला है। अमेरिका का जो लक्ष्य था यानी जो एम था वह एशिया व अन्य जगहों से सोवियत संघ को सैन्य और राजनीतिक लाभ से रोकना था। अब आपके माइंड में ये आएगा कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा था कि वह सोवियत संघ जो कि मित्र राष्ट्र में उसी का सदस्य था उसको राजनीतिक और सैनिक लाभ से रोक रहा था। अभी आपको इसका रीजन पता चलेगा। और साथ ही अमेरिका जो था वह अपने वर्चस्व को यानी अपनी पावर को दिखाना भी चाहता था। ये सारी जो चीजें थी वह आलोचकों के तर्कों में शामिल थी। वहीं दूसरी साइड जहां एक तरफ उसके अगेंस्ट है तो एक तरफ उसके फेवर में भी बात की जा रही थी। वो अमेरिका के समर्थक थे, वह किस प्रकार से तर्क दे रहे थे, रीजन दे रहे थे
कि उनका ये मानना था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम इसलिए गिराए गए ताकि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यानी जो विश्व युद्ध चल रहा है, उसको जल्दी से समाप्त किया जा सके और साथ ही युद्ध से होने वाली जो जनहानि है, जो लोग मर रहे हैं, उसे भी रोका जा सके। और यही कारण था कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम को गिराया था। तो ये कुछ इस प्रकार से दोनों ही साइड से तर्क दिए जा रहे थे। अब यहाँ से आपके माइंड में जितने भी छोटे मोटे डाउट है वो क्लियर होते चलेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत और शीत युद्ध की शुरुआत। तो क्या था कि विश्व राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियां, मैंने आपको बताया था वो अमेरिका और सोवियत संघ थी, इनका उदय हो चुका था। क्योंकि क्या था कि जर्मनी और जापान जो कि दूरी राष्ट्र से संबंधित थे, वह तो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गए, लेकिन उसके साथ जो मित्र राष्ट्र के जो देश थे ना, जैसे यूरोप के बाकी जो देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो विश्व से तबाही हुई थी उसकी मार को झेल रहे थे। तो इस प्रकार ये भी रेस में पीछे हो गए। अब बात आई 2 जनों की, एक जो था वह था अमेरिका, दूसरा जो था वह था सोवियत संघ। तो ये 2 महाशक्तियां ऐसे उभर के आई कि इन्हीं के बीच में जो रीजन बना युद्ध कब है, शीत युद्ध कहलाया गया। आई होप कि आपको ये छोटी सी चीज पता चल चुकी होगी। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए। दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी पावर थी, शक्ति थी, और यह पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसी घटना हो उसे प्रभावित भी कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के सामने खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बना। अब यहाँ से एक तरीके से स्टोरी ही चलेगी 2 ध्रुवीयता विश्व का आरंभ, जिसके अंदर अमेरिका और सोवियत संघ थे। तो दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि दुनिया जो थी वो 2 गुटों में बढ़ गई। मैंने आपको पहले बता दिया था, एक थी पश्चिमी विचारधारा से संबंधित, दूसरी थी समाजवादी विचारधारा से संबंधित, जिसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था पश्चिमी वाली का, और समाजवादी का सोवियत संघ करना था। तो इसका परिणाम तो ये निकल के आ गया। और जो बचे कुछ देश थे ना, वह किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, और वह दूसरी महाशक्ति और उसके जो गुट में शामिल थे उनसे बचे भी रहना चाहते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको आगे पता चलेगा, रुको जरा सब्र रखो, आपको सारी चीजें पता चलेगी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही। अब ये जो छोटे देश थे वह महाशक्तियों के साथ जुड़ने में अपना निजी लाभ भी देखते थे। वो कैसा होता था, जैसे कि एक तो उनके देश की सुरक्षा हो जाती थी, क्योंकि महाशक्ति का उनके ऊपर हाथ है, तो ऑब्वियसली जो कंट्री है वह अपने आप को प्रोटेक्ट ही समझेगी। दूसरे की हथियारों की मदद भी हो जाती थी, और साथ ही जो फाइनेंशियल हेल्प होती थी वो भी मिल जाया करती थी, और सैन्य सहायता तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन महाशक्तियों के नेतृत्व के गठबंधन से दुनिया 2 खेमों में ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, और इसके जो विभाजन की शुरुआत हुई थी ना, वह यूरोप से ही हुई थी, जिसके अंदर पश्चिमी देशों के अधिकतर जो देश थे वह अमेरिका के पक्ष में थे, और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वह सोवियत संघ के पक्ष में थे। अब क्या हुआ बच्चों कि इन गठबंधनों को देखते हुए सबसे पहले पश्चिमी गठबंधन ने, जो कि अमेरिका के पक्ष में थे, इन्होंने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसके अंदर कुछ देश शामिल थे, और ये जो देश थे ना आपसी समझौते को तैयार थे, और उसी को देखते हुए सोवियत संघ ने भी ऐसे ही संगठन की स्थापना कर डाली। तो ये जो दोनों ही संगठन थे, दोनों के साइड से, उनके नाम कुछ इस प्रकार थे, नाटो बनाम वार्सा पैक्ट। तो आइए बात करते हैं इन्हीं दोनों संगठनों के बारे में कि क्या बात कही गई। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नाटो के बारे में। तो नाटो की जो स्थापना थी वह सन 1949 में की गई थी। नाटो का जो पूरा नाम था वह था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इंग्लिश में बात की जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू वाले में खासकर आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, या फिर नाटो का फुल फॉर्म बताइए। यह एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि नाटो के अंदर जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये जो नाटो का नेतृत्व था वह पश्चिमी गठबंधन की तरफ से किया जा रहा था। आप यूं कह सकते हैं कि अमेरिका ही इसका नेतृत्व कर रहा था, और नाटो के अंदर टोटल 12 देश शामिल थे। अब ये 12 देश कौन कौन से थे ये मैं आपको कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, लेकिन मैं सारे देशों के नाम नहीं लिखूंगा, टोटल 10 ही कंट्री के नाम लिखूंगा। 2 कंट्री के नाम आपको मेरे को सर्च करके बताने। अब इससे क्या होगा, आप ही का प्रॉफिट होगा। जब आप इनके बारे में सर्च करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही जानकारी मिलेगी, साथ ही आपको उन
2 कंट्री के नाम भी पता चल जाएंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये जो नाटो था, जो ये संगठन था, इसके क्या उद्देश्य थे? तो सबसे पहले कि ये एक दूसरे देश की मदद करेंगे, साथ ही इनके बीच में जो संबंध होंगे वो बेहतर होंगे। यदि एक देश पर हमला होता है तो वह दूसरे देश पे हमले के समान जितना ही होगा। कहने का मतलब अगर आपको चोट लगी है तो दर्द मुझे भी होगा। इससे क्या है कि इन संगठन के बीच में मजबूती बने रहेगी। तो ये तो थे नाटो के कुछ उद्देश्य। आई होप कि आपको पता चल चुके होंगे। अब दूसरी बात आती है वार्सा पैक्ट के बारे में। तो इसका जो नेतृत्व था वह एक तरीके से यूएसएसआर ही कर रहा था, यानी सोवियत संघ ही कर रहा था। अभी तक मैंने आपको यूएसएसआर का पूरा नाम नहीं बताया इंग्लिश में, क्योंकि अभी तक मैं सोवियत संघ ही बोल रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो आपको ये नाम याद रखना है इसका, ठीक है। तो सोवियत संघ के द्वारा सन 1955 में वार्सा पैक्ट संधि की शुरुआत की गई, या यूं कहा जाए इसकी स्थापना 1955 में ही, और इसका नेतृत्व जो था वह पूर्वी गठबंधन द्वारा किया जा रहा था। इसके जो उद्देश्य थे वो यही थे कि जो नाटो संगठन है ना, उसके अंदर जितने भी देश शामिल है उसका यूरोप के अंदर सामना करना, क्योंकि विभाजन की शुरुआत भी तो यूरोप कॉन्टिनेंट से ही हुई थी। तो जितने भी कंट्री थे वो ज्यादातर यूरोप कंट्री से ही शामिल थे। आप कमेंट में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो था बच्चों नाटो बनाम वार्सा पैक्ट के बारे में एक जानकारी। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अभी ये संगठन बनाने की जो शुरुआत थी वो यहीं नहीं रुकी। अब क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौरान ही महाशक्तियां जो थी वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी कि मैं ज्यादा। उदाहरण जैसे कि सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप में दखल अंदाजी कर दी, क्योंकि यूरोप का तो बंटवारा हो गया था, 2 संघों में बढ़ गया था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। तो अमेरिका के द्वारा पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया और साथ ही पश्चिमी एशिया में भी गठबंधन बनते चले गए, जैसे कि सीटो। तो सीटो का जो पूरा नाम है वो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इंग्लिश में बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह सेंटो, जिसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है वो है केंद्रीय संधि संगठन। और इसी के जवाब में सोवियत संघ अब कहाँ चुप रहने वाला था? अब जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इन्हीं क्षेत्रों में, जो कि पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया से जुड़े हुए थे, इन देशों के अंदर अपने संबंध को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उत्तरी कोरिया के साथ, वियतनाम के साथ और इराक के साथ। और ऐसा वह क्यों ना करता, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये संगठन बनाए जा रहे थे। तो सोवियत संघ भी चुप कहाँ बैठने वाला था, उन्होंने भी क्या किया, इन देशों के साथ अपने संबंध बनाना काफी मजबूत कर दिए। तो इन संगठनों की होड़ ऐसे ही दोनों देशों के बीच में चलती ही रही। तो यहाँ से बच्चों हम जानेंगे आजाद हुए नए देशों के बारे में। ये जो नए देश थे वह शीत युद्ध के कारण आजाद हुए थे। वो किन देशों से हुए थे? खासकर फ्रांस और ब्रिटेन से, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड हुआ तो उसके बाद जो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश थे वह खुद ही अपने आप को रिकवर कर रहे थे, क्योंकि जान मान की हानि तो इन देशों में भी हुई थी। तो इस कारण जो छोटे देश थे वह इनके चंगुल से आजाद हो गए। लेकिन इन छोटे देशों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इन्हें अभी तो आज़ादी मिली थी और ये इस डर में थे कहीं ये अपनी आज़ादी को खो ना दें। और इन नए देशों का जो टॉपिक है वो आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट में प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड होगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि गठबंधनों में भेद भी पैदा होने लगे। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 1950 के दशक में साम्यवादी चीन की सोवियत संघ के साथ अनबन भी हुई थी। और एक ऐसा इंसिडेंट 1969 में भी दोनों देशों के बीच भूमि विवाद को लेकर भी एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था। तो कहने का मतलब गठबंधन के अंदर फूट भी डलना शुरू हो गई थी। अब बात आती है गुटों के बारे में कि महाशक्तियों के लिए ये जो गुट होते थे वो इतने महत्वपूर्ण क्यों होते थे। तो आपके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, महाशक्तियां जो थी ना वह छोटे देशों से लाभ प्राप्त करना चाहती थी। तो इसके क्या क्या कारण थे? जैसे कि छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करना, सैन्य ठिकाने को स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, और जो भू क्षेत्र थे जैसे कि महाशक्ति अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके, तो इसलिए वह इन देशों के साथ संबंध बनाए रखती थी, जो कि महाशक्तियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हुआ करते थे। तो बच्चों, ये तो था आपका इस लेसन का पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट जो होगा उसके अंदर हम जानेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो बच्चों, उसमें हम यही बात करेंगे कि ये जो नए देश स्वतंत्र हुए थे, जो आज़ाद हुए थे, उन्होंने
किस प्रकार इन महाशक्तियों को चुनौतियां दी। इससे संबंधित आपको सारी जानकारी मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही आप अपना कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको पीडीएफ नोट्स के साथ वहां पे आपके एमसीक्यू टेस्ट भी होते रहते हैं जो 1 मार्क्स से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे वहां पर आस्क भी कर सकते हैं, जहां पर हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई भी दे देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।